हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री टॉपिक पर डिस्कस किया था। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है संसद। संसद टॉपिक पे आज हमको डिस्कस करना है। और साथियों, भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। सबसे अगर बड़ी कोई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट है तो वो है पार्लियामेंट। संसद के माध्यम से ही आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, यानी जनता सबसे सर्वोपरि है, या यूं कह सकते हैं कि जनमत सर्वोपरि है। संसदीय शब्द का अर्थ ही है कि एक ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिन्हें संसद कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यही वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है, अर्थात जो देश के शासन का जो महल खड़ा है उसकी बुनियाद कौन है, तो पार्लियामेंट ही है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि संसद का गठन कैसे होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पार्लियामेंट है वो कैसे होता है। और तो दोस्तों, इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 79 में ये बताया गया है। आर्टिकल 79 के अनुसार जो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होगा। मित्रों, आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 79 के आगे हम लिखे हैं प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपुल। यानी जो आर्टिकल 79 में जो मेंशन है वो यही है कि भारत संघ के लिए एक पार्लियामेंट होगी जो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपुल तीनों से मिलकर बनेगी। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 79 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा सम्मिलित हैं। अर्थात भारतीय संसद के 3 अंग हुए। 3 अंग कौन हुए? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो मित्रों, संसद के इन 3 अंगों में जो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है उस पर हमने पहले ही विस्तृत रूप में डिस्कस कर लिया है। अब बचे राज्यसभा व लोकसभा, तो इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा को। सबसे पहले हम राज्यसभा को देंगे, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट को देखेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट को की चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले राज्यसभा की जब बात हम करेंगे तो हमें ये इससे में आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि राज्यसभा का सदस्य कौन हो सकता है, अर्थात राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता क्या है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 84 में बताई गई है। आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो है आर्टिकल 84 में बताई गई है। तो आर्टिकल 84 में जो क्वालिफिकेशन है वह क्या है, तो वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए कॉमन है। मित्रों, मैं चूँकि इस टॉपिक के बाद जो है हमको लोकसभा पढ़ना होगा तो वहाँ भी हम क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को डील करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब जो क्वालिफिकेशन राज्यसभा के लिए है तो लगभग वही क्वालिफिकेशन लोकसभा के सदस्यों के लिए भी है। तो हम दोनों के लिए क्वालिफिकेशन साथ साथ पढ़ेंगे और डिसक्वालिफिकेशन साथ साथ पढ़ेंगे। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो सबसे पहली जो योग्यता है वह यह है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। देखिए यहाँ लिख दिए हम फॉर बोथ। COS का मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड HOP लिखे हैं यानी हाउस ऑफ पीपुल। तो दोनों के लिए लिख दिए हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया का होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। और जो दूसरी योग्यता है वह एज को लेके है। एज को लेके मतलब क्या है, यहाँ देखिए हम 30 एंड 25 लिखे हैं। तो अगर राज्यसभा के सदस्य की बात होगी तो उस समय जो मेंबर होगा, जो कैंडिडेट होगा, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। और वो लोकसभा के लिए कैंडिडेट है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष होनी आवश्यक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए प्रत्याशी है तो उसकी मिनिमम एज जो है 30 वर्ष और लोकसभा है तो
लोकसभा के लिए ये प्रत्याशी है तो मिनिमम एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि सदस्यों के क्वालिफिकेशन के बाद से, हाँ मित्रों एक चीज़ और बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए। ये जिम्मेदारी जो है पार्लियामेंट को दे दी गई है कि और कौन कौन सी चीज़ और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ये तय करे कि और क्या क्या होने चाहिए। अब जो चीज़ हम चर्चा करेंगे वो है डिस्क्वालिफिकेशन की, अर्थात जो है जो हाउस ऑफ पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल 102 में 102 में जो है निर्योग्यता यानी जो है इसकी चर्चा की गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने, देखिए यहाँ संसद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आ जा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने के लिए या अगर चुन लिया गया है तो कब वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा इसके बारे में बताया गया है। तो किस किस परिस्थिति में वो नहीं रहेगा, तो उन 4-5 परिस्थितियां हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में हमने लिख दिया है कि फॉर बोथ जो है हाउस ऑफ, ये देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपुल। तो आप इस चीज़ को भली बात समझ लीजिएगा कि आर्टिकल 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है वो दोनों के लिए है, मतलब राज्यसभा के लिए भी है और हाउस ऑफ पीपुल और लोकसभा के लिए भी है। तो सबसे पहला जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी क्या कि जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी है या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी है तो उसको भारत संघ या जो है क्या कहते हैं किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मित्रों लाभ का पद जो है संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। या अब अगर हमको ये जानना हो कि लाभ का पद किसको कहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे पोस्ट पे है, मान लीजिए, तो जो उस पोस्ट का जो क्या कहते हैं मालिक है, यानी अगर वो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हम ये चेक करेंगे कि वो लाभ के पद पर है कि नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने का जो तरीका है उसमें हम ये देखेंगे कि क्या जिस सरकार के अधीन वह व्यक्ति एम्प्लॉई है तो उस सरकार को नियुक्ति का अधिकार है कि नहीं, यानी अपॉइंटमेंट का राइट है कि नहीं। फिर दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि क्या उस सरकार को जिसके अधीन वह पोस्ट जो है होल्ड किया गया है उसको उस पद से हटाने का अधिकार है कि नहीं। तीसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो पोस्ट पे बैठा है उसको सरकार वेतन देती है कि नहीं, यानी सैलरी जो है गवर्नमेंट, यानी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम जो है वो गवर्नमेंट से मिलता है कि नहीं। और फोर्थ चीज़ देखेंगे कि क्या जो पोस्ट पे है, जो व्यक्ति नौकरी पे है, वह उस कार्य को सरकार के लिए करता है, मतलब प्राइवेट के लिए करता है या पब्लिक के लिए करता है, या नेचर ऑफ वर्क क्या है। और आखिरी जो चीज़ होगी वो ये देखेंगे कि क्या उस कार्य पे, मतलब उस जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर है उसका उस पर कंट्रोल है कि नहीं। तो ये 5 चीज़ें हैं। अगर इन 5 चीज़ों में से एक भी मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो लाभ के पद पे है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है। मित्रों दूसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अनसाउंड माइंड को लेके है, यानी विकृत चित्त। विकृत चित्त किसके द्वारा, कि ये विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड जो किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया हो, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो। तीसरी जो निर्योग्यता है यानी डिस्क्वालिफिकेशन है वो है इंसॉल्वेंसी, यानी दिवालिया जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। चौथी जो निर्योग्यता है वो है फॉरेन सिटीजन, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है और या कहिए यूँ कहिए कि वो भारत की नागरिकता को का त्याग कर दिया है। और आखिरी जो है वो है डिस्क्वालीफाई बाय पार्लियामेंट। और अगर संसद किसी कानून के जरिए
अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दी है तो ये 5 जो है डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया है। इनमें से किसी भी एक आधार पे कोई व्यक्ति जो है पार्लियामेंट का मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है डिफेक्शन, आप सुने होंगे दल बदल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में 52वां संशोधन हुआ, 52 अमेंडमेंट जो हुआ, और उसके जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और उसके जरिए क्या कहते हैं, ये कुछ व्यवस्था किया गया कि किस तरीके से जो है दल बदल को रोका जाए। तो इसमें यह व्यवस्था किया गया कि संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्य, देखिए केवल पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की भी बात हो रही है कि संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्य किन परिस्थितियों में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अर्थात वो कौन सी परिस्थिति है कि वो जो है उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले इस संशोधन के जरिए ये जोड़ा गया कि यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से क्या कहते हैं, यदि वह राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है जिस पर सदन में निर्वाचित हुआ। कहने का मतलब ये कि जो पहला जो क्राइटेरिया है दल बदल के आधार पे सदस्यता समाप्त करने का, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ा और उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से बाद में छोड़ देता है, तो इस आधार पे वो जो है डिफेक्शन माना जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो दूसरा ग्राउंड है वह यह है कि यदि वह अपने दल के पूर्व अनुमति के बिना सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, दोनों ही परिस्थिति में तो क्या है कि उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा उसके पार्टी के द्वारा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह क्या, कब, कि अगर 15 दिन के अंदर उसको माफ़ नहीं किया गया है तब। कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति है और अगर अपने पार्टी के मुखिया के अनुमति के बिना संसद या राज्य विधानमंडल में कहीं वोटिंग करता है, या अगर मुखिया का ये कहना है कि वोट नहीं करना है और उसके बावजूद भी वोट करता है, या यूँ कहिए कि मुखिया अगर वोट देने के लिए कहता है और वो वोट नहीं देता है, तो दोनों ही स्थिति में अगर उसके आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस दशा में जो क्या है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर 15 दिन के अंदर उसके पार्टी के द्वारा अगर उसको माफ़ कर दिया गया तब तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर उसको 15 दिन के अंदर जो है माफ़ नहीं किया गया तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यदि वो निर्दल प्रत्याशी है, यानी किसी पार्टी का नहीं है, निर्दल का मतलब होता है किसी पार्टी से नहीं है, और बाद में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, तब वह है क्या है कि ये 52वें संशोधन के द्वारा वो जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और फोर्थ ये है कि यदि वह मनोनीत सदस्य है, नॉमिनेटेड पर्सन है, और शपथ के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है 52वें संशोधन के द्वारा जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उसमें 4 क्राइटेरिया बताए गए कि इन ग्राउंड के आधार पे किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, ये जो रूल हैं इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, अर्थात ये रूल जो है बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है और इसके कुछ एक्सेप्शन है। अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब कोई सदस्य दल बदल के बावजूद भी सदस्यता से वंचित नहीं होता है। अब कौन कौन परिस्थितियां हैं, तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर मूल राजनीतिक दल का अन्य दल में विलय हो जाए और उसे विधायिका के 2/3 सदस्य जो है स्वीकृति दे दे। कहने का मतलब जिस पार्टी का वह व्यक्ति है जो दल बदल किया, अगर उसकी पूरी पार्टी ही दूसरे पार्टी में मिल गई और जो है विधानसभा से या पार्लियामेंट से 2/3 से जो है उसको स्वीकृति मिल जाता है, तब फिर क्या है कि उसकी जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो इस ग्राउंड पे भी जो है उसकी सदस्यता दल बदल के आधार पे समाप्त नहीं होगी। मित्रों, यहाँ एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि 91st जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि ये संशोधन उस समय किया गया कि अक्सर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है
पार्टियां टूट के दूसरी पार्टी बना लेती थी। तो इस जो गलत परंपरा जो चल रही थी उसको रोकने के लिए ये संशोधन किया गया, और इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि यदि दल विभाजन के आधार पर 1/3 सदस्य दल को विभाजित करके दूसरा दल बना लें या दूसरे दल में चले जाएं तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी और उन्हें पुनः निर्वाचित होने के लिए जनता के समक्ष जाना होगा। तो ये जो संशोधन है बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 जो है इस बात का उल्लेख करता है कि अगर सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, यहाँ देखिए ध्यान से, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके जो डिस्प्यूट है उसकी बात हो रही है, तो ये इसमें बताया गया है कि अगर सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई विवाद है तो इसका समाधान किसके जरिए होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका समाधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और उनका जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, फुल एंड फाइनल होगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व निर्वाचन आयोग की राय जरूर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के जो है संरचना के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 80 में बताया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि राज्यसभा राज्यों की परिषद है, राज्यों की सभा है, अर्थात यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसका होता है, राज्य का होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने विधायक करते हैं। ध्यान दीजिए कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने विधायक करते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। आप देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, 250 है, जिसमें से 238 जो क्या है कि आप देख सकते हैं 238 जो है ये स्टेट और जो है यूनियन टेरिटोरी से चुन के आते हैं, तथा जो ये 12 हैं आप देख सकते हैं, जो 12 हैं ये क्या है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत होते हैं, कौन होते हैं ये, कि जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा, आप देख सकते हैं यहाँ हम लिखे हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो ये 4 फील्ड है। इन 4 फील्ड से जो है ये 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो इसके बारे में ये जानना है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये 250 की जगह पे वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो क्या है, 245 है। ये देखिए 245 है, यानी 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं वो, और बाकी 238 के जगह पे 233। तो मित्रों ये जो संख्या है मतलब क्या है कि क्यों 5 कम है, आप देख सकते हैं गिनती में 5 कम है। तो 5 कम इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि भारत का ढेर सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम जो है पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, अर्थात POK। उस क्षेत्र के लिए जो सदस्य होते उनके सीट वैसे ही आज भी आरक्षित है। यही वजह है कि वर्तमान में राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 545 सदस्य हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि जो ये 12 सदस्य हैं वे चारों क्षेत्र अर्थात साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से हो सकते हैं, या किसी 2 से हो सकते हैं, या 12 के 12 केवल एक ही क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि सब में से होंगे। देखिए आप, इसमें से ये जरूरी नहीं है कि सब में से होंगे, ये 12 किसी एक ही क्षेत्र से भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र से। वर्तमान में जो राज्यसभा के 245 जो सदस्य हैं उनमें से 233 जो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, और 12 जो है ये 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो क्या वे ऐसा अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में करते हैं या नहीं। तो इसका जवाब होगा जी नहीं। राष्ट्रपति ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं, न कि अपने स्वविवेक से। जब शपथ ग्रहण करा लिया जाता है तो क्या है कि ये शपथ ग्रहण के पहले प्रधानमंत्री परिषद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को लिस्ट दे दी जाती है कि आप इन लोगों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो और ऐसा वो लिस्ट जब दे दी जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत कर लेता है। किसको मनोनीत करना है ये चुनने का काम राष्ट्रपति को नहीं है, ये काम मंत्रिपरिषद करती है।
तो मेरा बस ये बताना था कि ये जो 12 लोगों को नॉमिनेशन करते हैं राष्ट्रपति, तो इसमें राष्ट्रपति अपने डिक्शनरी पावर का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ये जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों के इलेक्शन के बारे में, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में बताया गया है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पे होता है। जो हमने, आप ये देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और ये सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, ये दोनों शब्द जो है हम राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उनके चुनाव में इस मेथड के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और हमें लगता है कि आपको सब याद होगा। लेकिन जो लोग पहली बार चैनल पे आए होंगे उनके लिए हम थोड़ा सा बताना उचित समझते हैं। चुनाव दो तरीके से होते हैं। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजयी होता है। जो दूसरा तरीका होता है उसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, अर्थात एकल संक्रमणीय पद्धति। देखिए आप जो है ये सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, तो इसका अर्थात एकल संक्रमणीय हस्तांतरण, इसको एकल संक्रमणीय पद्धति को एकल हस्तांतरणीय पद्धति भी कह सकते हैं। इस पद्धति के अनुसार वह व्यक्ति जो है विजेता नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है, बल्कि वह विजेता होता है जो निश्चित कोटे को प्राप्त करता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव की भांति इस चुनाव में भी एक वोटर जब मतदान करने जाता है तो वह वरीयता क्रम में मत देता है, और इसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि जब प्रत्याशी निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पाए तब उसके वोट किसी और को हस्तांतरित हो जाए। तो इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और जो है सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। तो इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राज्यसभा की पदावधि क्या होती है, टेन्योर क्या होता है। आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि राज्यसभा एक क्या है, परमानेंट हाउस है, अस्थायी सदन है, और ये कभी भंग या विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन जो है इसके सदस्य जो क्या होते हैं, इसके सदस्य जो होते हैं, ध्यान दीजिए कि इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल के बाद क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो 1/3 मेंबर जो हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, तो अगर मैथमेटिक के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब ये होता है कि हर सदस्य का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के जो है इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के जो है सदस्यों का क्या कहते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु यह केवल व्यवहार में कहा जाता है। ध्यान रहे कि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा को निम्न सदन या राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं कहा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यवहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा के जो है कंपोजिशन के बारे में, यानी संरचना के बारे में, लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में जो आर्टिकल 81 में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 81 के अनुसार देखिए मित्रों, पहले तो आप जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा जो है को कहते हैं आम सभा, यह लोगों की सभा है। मतलब लोगों की सभा जो ही शब्द आया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या है, वहाँ भागीदारी राज्य करते हैं। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल 81 जो है उसके हिसाब से क्या है, लोकसभा जनता की सभा है। लोकसभा क्या है, जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें हम और आप भाग लेते हैं। इसमें राज्यसभा की भांति एकल संक्रमणीय मत अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड के द्वारा चुनाव नहीं होता है। चूंकि लोकसभा लोगों की सभा है, इसीलिए इसके सदस्यों के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है।
18 साल का हर भारतीय नागरिक इस चुनाव में भाग लेता है। लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है, आप देख सकते हैं, लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो क्या है, 552 है, यानी 552। अब देखिए इसमें 530 क्या होते हैं, ये स्टेट से चुन के आते हैं, 20 क्या होते हैं, ये यूनियन टेरिटोरी से चुन के आते हैं, और ये 2 क्या है, ये जो एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा में, वो हैं। कुल मिला के 552 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो है लोकसभा में भी जो सदस्य संख्या है वो क्या है, 545 है। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे ठीक वही वजह है जो अभी जस्ट हमने राज्यसभा के लिए बताया था। ठीक है, राज्यसभा के लिए बताया था, और वो रीजन क्या था कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है तो उसके वो हमारे जो हिस्से चले गए हैं, तो उनके लिए जो प्रत्याशी होते जो, तो उनकी सीट जो है आज भी आरक्षित है, तो इसीलिए ये 552 के जगह पे 545 है। मित्रों, इसके अलावा क्या है कि जो ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन पॉइंट होते हैं, तो इसके लिए बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। आर्टिकल 331 के तहत जो है क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। एंग्लो इंडियन के बारे में आपको हम प्रेसिडेंट पे जब चर्चा हो रही थी तो हमने बताया था कि एंग्लो इंडियन कौन होता है, जो भारतीय मूल के होते हैं, जो भारत में तो अब है नहीं लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। इसके बारे में हम राष्ट्रपति के समय बताए थे। आप चाहें तो पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो आप कायदे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये 331 के अधीन जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा में अपॉइंट होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो वो जवाब क्या होगा, आर्टिकल 331। अच्छा, 552 के जगह पे 545 सीट ही है, इसका जवाब भी मैं राज्यसभा वाले पोर्शन में दे चुका हूँ। लोकसभा में जो है लोकसभा में शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान भी आरक्षित है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम ये देखेंगे कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है, यानी जो टेन्योर होती है हाउस ऑफ पीपुल का वो कितनी होती है। तो इसका उल्लेख कितने है, इसका उल्लेख आर्टिकल 83 में किया गया है। आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा यदि पहले ही विघटित न कर दी जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक चालू रहेगी। राष्ट्रपति इस अवधि के पहले भी विघटित कर सकता है, परंतु जब आपातकाल परिवर्तन में हो तब उक्त अवधि को संसद 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो चुका है तो उस स्थिति में जो है लोकसभा का कार्यकाल पार्लियामेंट 1 साल बढ़ा सकती है। इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी अवस्था में आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात 6 माह से अधिक न होगी। फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए सदस्यों की योग्यता व निर्योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन वही है जो आर्टिकल 84 और आर्टिकल 102 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर बस इतना ही है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 ईयर व लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए। बाकी मामलों में दोनों का जो एलिजिबिलिटी है और डिसक्वालिफिकेशन है सब क्या है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने संसद के गठन पे चर्चा किया जिसमें राज्यसभा व लोकसभा के यानी कंपोजिशन, कार्यकाल, निर्वाचन पद्धति आदि पर प्रकाश डाला। अपने अगले वीडियो में हम संसद के सेशन जो प्रोरोगेशन होता है, सत्रावसान और डिसोल्यूशन विघटन पर चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।